कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1 के बारे में कुछ भूमिका बताई थी, जिसमें संख्या ज्ञान कराया था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याओं तक आपको परिभाषा समझाई गई थी। अब हम लेते हैं उनके कुछ गुणधर्म हैं, वो इस प्रकार से हैं। समव्रत, ये गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। गुणधर्म, तो समव्रत गुणधर्म क्या है? नंबर 1, तो समव्रत गुणधर्म क्या है ये मैं आपके लिए बताऊं कि कोई संख्या को उसी प्रकार की दूसरी संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए और उसी में से कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो गुणधर्म समव्रत का पालन करती है। हम पहले नंबर लेते हैं प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं क्या हैं वो मैंने आपको कल बताया। 1 से प्रारंभ होकर के अनंत की ओर अग्रसर होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें नंबर 1 योग। योग के प्रति प्राकृत संख्याएं समव्रत हैं या नहीं हैं, इस विषय में आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। तो योग संक्रिया में हम देखेंगे कोई एक प्राकृत संख्या का दूसरी प्राकृत संख्या से योग कर रहे हैं। तो आप कोई भी प्राकृत संख्या लें यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 ले लिया, ये प्राकृत संख्या है, प्लस इसमें दूसरी कोई प्राकृत संख्या जोड़ी जाए, जैसे 7 जोड़ रहे हैं, तो हमें एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से योग करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याएं योग के प्रति समव्रत हैं। अन्य कोई भी आप संख्या बड़ी ले सकते हैं, जैसे 10 है, एक प्राकृत संख्या है, इसमें अन्य कोई संख्या हम जैसे जोड़ रहे हैं, 30 जोड़ दिया है तो ये हमें 40 प्राप्त हुआ है, तो ये एक प्राकृत संख्या हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याएं योग के प्रति समव्रत है। अब हम आगे चलते हैं व्यवकलन पर। व्यवकलन कहते हैं घटा को, तो इससे आगे हम लेते हैं व्यवकलन। व्यवकलन, व्यवकलन या बाकी या घटा, जो भी आप जाने। किसी प्राकृत संख्या में से अन्य प्राकृत संख्या घटाई जाए और हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो तो प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के प्रति समव्रत होंगी, अन्यथा समव्रत नहीं होंगी। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी संख्या ली थी, 7 में से 5 घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है और उनको परस्पर घटा रहे हैं इस प्रकार से, तो 2 प्राप्त हो रहा है। यदि हम यहाँ पर 2 में से और 7 घटाएं तो हम यहाँ देखते हैं -5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। तो पहली संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी होने पर तब परस्पर घटाएं तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। यदि पहली प्राकृत संख्या छोटी है और दूसरी प्राकृत संख्या बड़ी है, तब उसमें व्यवकलन प्रक्रिया संक्रिया हम लगाते हैं, घटाते हैं, तो हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो प्राकृत संख्याएं हैं वो व्यवकलन के प्रति समव्रत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के प्रति समव्रत नहीं है।
इस प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर अगली वाली संख्या बड़ी होगी, पीछे वाली संख्या छोटी होगी और व्यवकलन संक्रिया करने पर हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। यदि अगली संख्या छोटी है और पिछली संख्या बड़ी है तब हमें परस्पर ऐसे घटाते हैं तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है जो एक ऋण पूर्णांक है। तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि प्राकृत संख्याएं जो व्यवकलन के प्रति यानी घटा के प्रति समृत नहीं है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, गुणा या गुणन संक्रिया। हम यहां पर देखेंगे एक प्राकृत संख्या का दूसरी प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो हमने यहां पर जैसे 8 ले लिया, ये एक प्राकृत संख्या है, इसका गुणा हम एक प्राकृत संख्या से ही कर रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं 48 एक प्राकृत संख्या का दूसरी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर हमें एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। और भी आप इस प्रकार की संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 15 का गुणा कर रहे हैं हम 3 से कर दीजिए तो 15 × 45, ये भी एक प्राकृत संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या का दूसरी प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। आप कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि प्राकृत संख्याएं गुणन के प्रति समृत है। अगला पॉइंट है भाग के लिए। भाग संक्रिया, विभाजन। किसी प्राकृत संख्या में अन्य प्राकृत संख्या का भाग दिया जाए तो हमें यहां पर देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है। इस 10 में हम 2 का भाग दे रहे, 5 प्राप्त हो रहा है, यहां एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है। आगे हम इसको बदल के देखते हैं। अगर अगली संख्या हमारे पास में छोटी आ जाती है और भाग देने वाली संख्या बड़ी आ जाती है तो ये भी एक प्राकृत संख्या है, ये भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0.5 प्राप्त होगा, जो एक दशमलव संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमें क्या देखने को मिला है, यदि भाज्य भाजक से बड़ा है तो हमें एक प्राकृत संख्या मिलती है। यदि हमारे पास में भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है ये प्राकृत संख्या ही, लेकिन भाग देने पर हमें प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्राकृत संख्याएं भाग के प्रति समृत नहीं है। इस प्रकार से आप इसकी जांच कर रहे हैं और उसकी डिटेल आपको मिल रही है समृत गुणधर्म के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट लेते हैं, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याओं में नंबर 1 पॉइंट आएगा योग संक्रिया। तो हम ये देखते हैं, एक कोई पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या में योग करते हैं, जैसे 4 + 0 ले लिया, 4 भी पूर्ण संख्या है और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। योग करने पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। कल मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से प्रारंभ होती हैं, अनंत की ओर अग्रसर होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। अन्य कोई प्राकृतिक पूर्ण संख्या यहाँ पर हम ले रहे हैं, इस पूर्ण संख्या में अन्य कोई पूर्ण संख्या हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसका निष्कर्ष हमारे सामने आ रहा है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या योग करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण संख्याएं योग के प्रति समृद्ध हैं। पूर्ण संख्याएं योग के प्रति समृद्ध है। इससे अगला पॉइंट व्यवकलन के बारे में हम यहाँ जांच करेंगे। तो योग के बाद नंबर बाकी का आएगा। व्यवकलन या बाकी। तो यहां आप देख रहे हैं कोई पूर्ण संख्या ली जा रही है, जैसे 5 ले लें, इसमें से 0 घटा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये एक पूर्ण संख्या हो गई। अगर हम यहाँ 9 में से 3 घटा रहे हैं, तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। परंतु हम यहाँ ये देख रहे हैं, जैसे 2 में से 7 घटाया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर -5 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगली संख्या छोटी है और पिछले वाली बड़ी है। घटाने पर, या हम ये कहें कि 0 में से 4 घटा रहे हैं, तब हमें -4 प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के प्रति समृद्ध नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के प्रति समृद्ध नहीं है। आगे हम गुणा की जांच करते हैं। तो गुणन संक्रिया में आ जाइए आप। गुणन या गुणा। एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है। यहां पर इस 3 में गुणा किया 0 का 0 प्राप्त हो रही है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है। जैसे 5 में 4 का गुणा किया तो 5 चौके 20 प्राप्त हुआ है। तो ये भी हमारे पास में पूर्ण संख्या है। कोई भी आप पूर्ण संख्या लें और दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करें, तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। 7 में गुणा कर दिया 1 का, तो ये भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं ये गुणन के प्रति या गुणा के प्रति समव्रत है। चौथा नंबर है भाग का। भाग की जांच करते हैं इधर। भाग संक्रिया, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, एक लेते हैं तो हम यहां देखते हैं हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। चेंज करके देखते हैं, 3 में हम जैसे 0 का भाग दें, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो किसी संख्या में जब शून्य का भाग देते हैं तो अपरिभाषित इन्फिनिटी हमें प्राप्त होता है। 0 का भाग आप नहीं दे सकते तो वो अपरिभाषित हो गया। तो ये एक हमारे पास में पूर्ण संख्या नहीं है। अन्य आप कोई भी ऐसे उदाहरण लें, 1 में आप 5 का भाग दे रहे हैं तो आपको 0.2 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। इससे हमारे पास भी निष्कर्ष निकला है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं जो भाग के प्रति समव्रत नहीं है। अगला पॉइंट लेते हैं पूर्णांक। थर्ड पॉइंट है पूर्णांक। तो पूर्णांक कल मैंने आपको बताए 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। शून्य भी इसमें पूर्णांक होता है। तो पूर्णांकों में नंबर 1 गुणधर्म के अंतर्गत आएगा योग। तो आप योग देखेंगे, जैसे किसी पूर्णांक में, अब ये पूर्णांक है माइनस का, हम अन्य पूर्णांक, एक पूर्णांक हमने पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक लिया है, एक ऋण पूर्णांक लिया है, इनका योग यदि किया जाए तो आप यहां देख रहे हैं छोटी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या प्लस की है, इनके योग के अंतर्गत आपको +2 प्राप्त होगा, परस्पर घट जाएंगी संख्या। तो ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, योग करने पर हमें जो प्राप्त हो रहा है ये भी एक पूर्णांक है। इधर आप देखेंगे प्लस के मैं यहां 10 ले रहा हूं प्लस, इधर मैं माइनस की कोई संख्या ले रहा हूं, तो ये धन पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है, दोनों का योग कर रहे हैं, विपरीत चिन्हित परस्पर घटेंगे और हमें प्राप्त होगा -2। तो ये भी हमारे पास में पूर्णांक ही है, चाहे माइनस ऋण पूर्णांक कहें या धन पूर्णांक कहें। कहने का मतलब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का योग किया जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्णांक योग के प्रति समव्रत है। आगे हम व्यवकलन के लिए चलते हैं।
व्यवकलन, व्यवकलन में एक पूर्णांक लिया जा रहा है, एक अन्य पूर्णांक लिया जा रहा है और परस्पर इनको घटाया जा रहा है। तो आप यहां देखेंगे -2 है, कोष्ठक खोलने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहां पर आप विपरीत चिन्ह दोनों के साथ देख रहे हैं तो परस्पर घट जाएगी और प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। आगे हम बड़ी संख्या लेते हैं, कोई प्लस का साथ लिया है या माइनस है। इधर आप कोई भी माइनस की संख्या ले सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, +7 और माइनस माइनस कोष्ठक खोलने पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अगली संख्या छोटी ले रहे हैं, पिछली संख्या जैसे अगली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, घटाने पर हमें प्राप्त हो रही है जो भी पूर्णांक संख्या है। यहाँ ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है और घटाने पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। आगे हम छोटी संख्या लेते हैं कोई, तो छोटी संख्या जैसे हम 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो 0 में से आप कोई भी संख्या घटा रहे हैं, इधर जैसे 4 घटा रहे हैं, तब हमें -4 प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एक पूर्णांक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो व्यवकलन के प्रति भी समृद्ध हैं। एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को तब घटाया जाता है तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के प्रति समृद्ध है। अगला पॉइंट लेते हैं हम गुणन का। गुणन या गुणा, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक आप गुणा कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या पूर्णांक की प्राप्त हो रही है। आप कोई धनात्मक पूर्णांक में चाहे धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें तब प्राप्त होने वाली संख्या भी हमारे पास में धनात्मक होगी, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक में और धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिए जाएं माइनस के और तब गुणा करें तब हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब जैसे 0 से गुणा कर रहे हैं, आप चाहे धन पूर्णांक का गुणा करें या ऋण पूर्णांक का गुणा करें, प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास में शून्य होगी। तो ये सभी हमारे पास पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुए, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये गुणन के प्रति भी समृद्ध हैं। कोई भी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को तब गुणा किया जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्णांक गुणन के प्रति समृद्ध है। अगला पॉइंट आता है भाग का। पूर्णांकों के भाग। तो यहां आप एक पूर्णांक ले रहे हैं
एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं प्लस में माइनस का भाग देने पर आपको माइनस प्राप्त होगा, और 8 में जब 4 का भाग दे रहे हैं तो 2 प्राप्त होगा। तो ये पूर्ण संख्या पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। दूसरे हम और उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, ये एक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यदि माइनस की संख्या ली जा रही है और इधर कोई भी प्लस की संख्या लें या माइनस की संख्या लें, लेकिन भाज्य से भाजक बड़ा है, यहाँ पे 3 ले लिया जा रहा है, तब भाग देने पर यहाँ माइनस की संख्या मिलेगी और क्या मिलेगी 0.3333 डॉट डॉट। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। यहाँ आप और ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। तो आपको एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर कभी तो पूर्ण संख्या पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर कभी तो पूर्णांक मिलेगा और कभी पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगी। इसलिए पूर्णांक भाग के प्रति समव्रत नहीं है। धन्यवाद।